कमिंग ऑन टू इन्वेस्टिगेशन, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक सीबीसी, कोलेस्ट्रॉल, है ना, ब्लड ग्लूकोज। अब ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज़ होगी, दैट इज़ द रिस्क फैक्टर। कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया इज़ अ रिस्क फैक्टर। सीबीसी देखेंगे, स्पेशली अगर यंग पेशेंट है ना तो उसमें रिस्क फैक्टर का एनालिसिस करते हैं, बिकॉज दे आर लेस लाइकली टू डेवलप अथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेज। और जो मेन जो होता है ना, दैट इज़ न्यूरो इमेजिंग। न्यूरो इमेजिंग इज़ द मेन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपको लाइक गेट टू नो एवरी पार्ट वेयर इट इज़ हेमरेज और वेयर इट इज़ ब्लॉक, सिटी MRI। इन सिटी वी एक्सक्लूड नॉन स्ट्रोक लीजन, है ना। So like subdural hematoma, brain tumors, and then we also demonstrate intracerebral hemorrhage within minute of second onset. So CT is like बहुत ही helpful होगा, within minute of second of stroke we can demonstrate hemorrhage. Although few hours after onset of symptoms, CT changes in fact may be negative or very little, or small infarct less likely to detect on CT. So usually within 24 hour is the importance of CT. So अगर बंदा 24 आवर के विदिन आता है तो you can do CT to exclude non stroke lesion and to demonstrate intracerebral hemorrhage. फिर MRI देखते हैं। MRI क्या है कि ये इश्कीमिया डिटेक्ट कर सकता है अर्लियर डेंसिटी। तो अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है देन वी गो फॉर CT, एंड इफ इट इज़ इश्कीमिक देन वी गो फॉर MRI, एंड इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट abnormal perfusion, and it is more sensitive than CT to detect stroke of brain stem and cerebellum. So जो ब्रेन स्टेम के लिए है वो MRI बेटर है rather than CT, and it can distinguish hemorrhage from ischemic stroke. ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक था ना, एंड इस्कीमिक स्ट्रोक सी एक ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक है, फिर एक कंप्लीटेड स्ट्रोक, लाइक नॉन प्रोग्रेसिव, एक प्रोग्रेसिव स्ट्रोक है। तो 4 तरह के अपन ने पढ़े थे। सो फॉर दोज वी कैन डू इधर MRI और वी कैन डू CT. सो सम कंडीशन जहाँ पे इमीडिएट CT और MRI रिक्वायर्ड होता है, लाइक पेशेंट ऑन एंटीकोएगुलेंट विथ एबनॉर्मल कोएगुलेशन, है ना, इवन फॉर रीपरफ्यूजन लाइक थ्रोम्बोलाइसिस पे है या एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे है, या जिसका कॉन्शियस लेवल डिटेरिएट कर रहा है, जो प्रोग्रेसिव स्ट्रोक होता है ना उसमें। सो in that condition we have to do immediate CT MRI and suspected cerebral hematoma to exclude hydrocephalus. ठीक है, तो हेमेटोमा अगर अपन सस्पेक्ट करें तो उसको भी टू एक्सक्लूड हाइड्रोसेफेलस। अब अपन क्या करते हैं, वैस्कुलर इमेजिंग कर सकते हैं। वैस्कुलर इमेजिंग लाइक डुपलर, MRA एंजियोग्राम, CT एंजियोग्राम, इंटर आर्टेरियल एंजियोग्राम। मेनली जो भी वैस्कुलर इमेजिंग होता है ना, इट टू डिटेक्ट एथेरोस्क्लेरोटिक और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल। ठीक है, फिर कार्डियक इन्वेस्टिगेशन ECG, ट्रांसथोरेसिक ट्रांसइसोफेजियल इकोग्राम टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल अपरेंट कार्डियक स्ट्रोक, है ना, क्योंकि लाइक अराउंड 20% इज ड्यू टू इम्बोलाई फ्रॉम राइट हार्ट, राइट। So to exclude those, so most common cause जो होता है ना कार्डियक में वो atrial fibrillation, प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्व डिजीज़, MI। सो उनको अपन इको पे देख सकते हैं, टू इको कर सकते हैं टू इंडोकार्डाइटिस, atrial myxoma, intracardiac thrombus and patent foramen ovale. So these are the condition where we can it can lead to emboli formation, and that those emboli can travel to brain and cause stroke by blocking of the arteries. So अपन देखते हैं कि
इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट विथ एक्यूट स्ट्रोक. तो डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, अपन क्या क्या क्वेश्चन आस्क करेंगे और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो अगर वैस्कुलर लीजन है CT MRI, अगर इश्केमिक हेमोरेजिक केस है तो CT MRI, सब एरेक्नोइड हेमोरेज है तो CT एंड लंबर पंक्चर, यानी कार्डियक सोर्स है तो ECG है ना, इको. व्हाट इज़ अंडरलाइंग वैस्कुलर डिजीज़, इसका पता करना है तो डॉपलर, MRA, CTA, कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी. रिस्क फैक्टर के लिए फुल ब्लड काउंट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्लूकोज. इज देयर एनी अनयूजुअल कॉज, एक इन्फेक्शन एंड ऐसा तो सस्पेक्ट करें तो ESR, सीरम प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड प्रोटीन थ्रोम्बोलिन स्क्रीनिंग. जो अपन हम एक टॉपिक आता है ना, एक्यूट स्ट्रोक इन यंग पेशेंट, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर लाइक मेन स्ट्रोक. जो भी स्ट्रोक है ना उससे टोटली डिफरेंट है. ये एक अलग टॉपिक ही होता है, एक्यूट स्ट्रोक इन यंग पेशेंट. ठीक है. सो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अपना. तो कुछ कॉज हो सकते हैं सेरेब्रल इन्फार्क्ट के, ठीक है. देन हो सकते हैं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज के, देन हो सकते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज. सो दीज आर द 3 ब्रॉड हेडिंग फॉर एक्यूट स्ट्रोक इन यंग पेशेंट्स. ठीक है. सो कार्डियक सेरेब्रल इन्फार्क्ट में अपन देखते हैं कार्डियक एम्बोलिज्म. फॉर दैट विल डू इको. प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, सो फॉर दैट विल डू सीरम लिपिड्स. arterial dissection, we can do MRI or CT angiography. And then reversible cerebral vasoconstriction syndrome, MRI or CT angiography. Thrombophilia, protein C, protein S, antithrombin, factor 4, leading prothrombin. Homocystinuria, we do urinary amino acid methionine loading test. For antiphospholipid antibody syndrome, we do anticardiolipin antibody or lupus anticoagulant. For SLE, we do ANA. Vasculitis, we do ESR, CRP, ANCA. Then CADASIL, MRI, CARASIL, genetic analysis, mitochondrial. These all are, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी इतना एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए. Then sickle cell disease, sickle cell study, neurovascular syphilis study. So mitochondrial cytopathy, serum lactate and muscle babsin वगैरह वगैरह. सो मेनली इतने अभी आप लिख दोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ. ओके. अब देखते हैं कि प्राइमरी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, जैसे आर्टेरियोवैस्कुलर मैलफॉर्मेशन हो गया है तो इसमें MRI और MRA बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रग मिसयूज़, तो ड्रग स्क्रीन करके एम्फेटामिन, कोकेन वो भी करवा सकते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज. कोएगुलोपैथी है तो PT, APTT और प्लेटलेट काउंट. सब एरेक्नोइड हेमरेज में सैकुलर बेरियनिज्म है या फिर एवियम एट्रियोवैस्कुलर मैलफॉर्मेशन या फिर वर्टेब्रल डिसेक्शन है तो MRI. डिसेक्शन क्या होता है ना कि एक कट लग जाता है ब्लड वेसल में और ब्लड परसीव कर जाता है उससे और वो जाकर उसके लेयर में ब्लड वेसल्स के लेयर में जाकर जमा हो जाता है. तो डेट इज़ डिसेक्शन. इट हैज़ अ हाई चांस ऑफ रप्चरिंग, राइट. तो ऐसे अगर ब्लड यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कट लग गया और ब्लड यहाँ पे जाके ब्लड वेसल्स के लेयर में जाके जमा हो गया. सो फिर जो हो जाएगा ना ऐसा दिखेगा आपको. मैं दिखाता हूँ आपको. ये है और यहाँ पे ब्लड जमा हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे ब्लड जमा हो गया. तो दिस इज़ योर वर्टेब्रल कहीं भी डिसेक्शन हो या फिर एओर्टिक डिसेक्शन हो या वर्टेब्रल डिसेक्शन कहीं भी, तो इसका मतलब यही होता है. तो अपन मैनेजमेंट पे आते हैं, स्ट्रोक के मैनेजमेंट. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई एम टेलिंग यू दिस इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट. इफ़ यू पक्का नो यू विल सेव योर पेशेंट. सो what are the aims of management? To minimize irreversible brain damage, prevent complication, reduce patient disability and recurrence of further vascular event. ठीक है. सो ये 3 जो है हमारे मेन एम है. नो नीड टू ट्रीट टू अवॉइड वन डेथ और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी. इट इज़ पोटेंशियल गेन फ्रॉम गुड सेकेंडरी प्रिवेंशन. नौटंकी कोट मारते हैं. तो इसके कहने का मतलब है कि
treatment to avoid one death or long term disability. It is potential gain from good secondary prevention. ठीक है, अब कर सकते हैं कि मान लो कोई पेशेंट आ रहा है आपका स्ट्रोक का, तो आप कैसे कैसे क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे स्टार्टिंग करोगे एंड कैसे कैसे रूल आउट करोगे एवरीथिंग दैट विल, और कैसे स्टार्ट करोगे एवरी ट्रीटमेंट. सो जो इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक, सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे. क्लिनिकल डायग्नोसिस वही रिफ्लेक्सेस, पैर उठाना कॉन्शियस, अगर फॉल चुका है तो जीसीएस वगैरह है ना, एयरवे ब्रीदिंग एंड ऑल जो भी आपका आता है वो पहले करेंगे. और will try to take history whether it is hypertension or not, because hypertension has a history of hemorrhagic stroke, whether it was progressive or not. प्रोग्रेसिव है तो क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव है तो क्या है, मतलब स्टार्टिंग में स्टेबल हो गया क्या, वेदर देयर इज ए फेज या मोटर ए फेज या, है ना, क्या स्पीच डिस्टर्बेंस था, स्लर्ड स्पीच था या किस यू नो, फिर क्या सेंसरी डिफिशिएंट है, मोटर डिफिशिएंट है, ये सारे रूल आउट करेंगे. दिस ऑल आर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक. उसके बाद हम न्यूरो इमेजिंग करेंगे. न्यूरो इमेजिंग में अगर आता है इस्केमिक स्ट्रोक तो हम अर्जेंट रीपरफ्यूजन थेरेपी देंगे. रीपरफ्यूजन थेरेपी देंगे to prevent complication and to prevent further disability or recurrence and irreversible brain damage, है ना. सो हम क्या देते हैं, इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं. मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से ज़्यादा इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं, लाइक अर्जेंट रिपरफ्यूजन थेरेपी नहीं, इसका क्राइटेरिया होता है कि कितना कब तक आपको देना है, उसके बाद आप नहीं दे सकते हो. अगर वो नहीं दे सकते तो अपन एस्पिरिन दे सकते हैं. एस्पिरिन, नो वी कैन गिव एस्पिरिन. सो अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो रिवर्स कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटी, रिवर्स कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटी. So these all will come in acute stroke unit care. Identify cause and then plan secondary prevention. So before going to management proper, treatment proper, just see what are the complication, what could be the complication of acute stroke. So ऊपर से चलते, there can be epileptic seizure बिकॉज सेरेब्रल ऑक्सीजन हो नहीं रहा है, तो उसके लिए हम एंटी कन्वल्सन देंगे. फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकता है ना, तो उसके लिए हम एंटी डिप्रेशन देंगे. फिर पेनफुल शोल्डर हो सकता है बिकॉज मोटर फंक्शन इज़ डिफिशिएंट. सो फॉर दैट विल डू फिजियोथेरेपी और लोकल ग्लूकोकॉइड इंजेक्शन. चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है ना, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड ऑल ड्यू टू दैट. सो नील बाय माउथ करते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब और गैस्ट्रोटॉमी कर सकते हैं. अवॉइड एस्पिरेशन, टू अवॉइड एस्पिरेशन. एंटीबायोटिक एंड फिजियोथेरेपी. कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट अपैरेंट्स देंगे. यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, सो अवॉइड कैथराइजेशन, एंटीबायोटिक दे सकते हैं. प्रेशर सोर हो सकता है बेड रिडन पेशेंट्स में, तो नर्सिंग केयर एंड प्रेशर सोर, रिलीविंग मैट्रेस. और फ्रिक्वेंट टर्निंग ऑफ, उनको मतलब एक ही जगह पे बैठने के लिए थोड़ा लेट, मतलब उल्टा पल्टा होने लेते थे. ठीक है. एंड डीवीटी पुल्मोनरी एम्बोलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर ऑल्सो कॉज बाई अथेरोस्क्लेरोसिस ओनली, द पैथोलॉजी इज सेम. सो फॉर दैट वी डू early mobilization, heparin and maintain hydration, and we can give anticoagulation therapy. So what are the supportive care? So सबसे पहले airway, breathing and circulation, ABC. So airway में nil by out mouth if swelling unsafe or aspiration can occur. ठीक है. ब्रीदिंग में चेक रेस्पिरेटरी रेट, गिव O2 if O2 saturation is below 95%, and in circulation we check peripheral perfusion, pulse, BP. एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वी कैन गिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, एंटी एरिथमिक एंड आइनोट्रॉपिक्स. फिर अपन हाइड्रेशन करते हैं. हाइड्रेशन इन डिहाइड्रेटेड पेशेंट कैन गिव नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब और पैरेंट्री. फिर न्यूट्रिशन, एनी न्यूट्रिशन स्टेशन गिव सफिशिएंट. फिर बीपी मॉनिटर करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं.
बिकॉज अगर बीपी लो होगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन भी लो होगा, सो दैट्स वाई वी हैव टू मॉनिटर बीपी एंड वी हैव टू मॉडरेट इट ऑल्सो। ठीक है। फिर ब्लड ग्लूकोज अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन इन्फ्यूजन या ग्लूकागॉन वर्सेस ग्लूकागॉन वर्सेस इंसुलिन। फिर मॉनिटर एंड क्लासी टू मॉडरेट क्लोजली टू अवॉइड हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। फिर टेम्परेचर, ब्रेन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन फास्ट बॉइलिंग, तो एंटीपायरेटिक देते हैं। फिर प्रेशर एरिया, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, सो इन्फेक्शन के लिए मेंटेन न्यूट्रिशन, प्रेशर रिलीविंग मैल्ट्रेस, टर्न इमोबाइल पेशेंट रेगुलरली, है ना। इनकॉन्टिनेंस लाइक कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन, उसके लिए ट्रीट करेंगे। मोबिलाइजेशन, अवॉइड बेड रेस्ट। ओके, सो रीपरफ्यूज़न पे आते हैं। रीपरफ्यूज़न इज लाइक ये ऐसा चीज़ है जो आपके डिजीज़, जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है उसको रिवर्ट कर सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रैपिड रीपरफ्यूज़न इन इस्कीमिया कैन रिड्यूस एक्सटेंट ऑफ ब्रेन डैमेज। सो वी कैन डू इधर थ्रोम्बोलाइसिस एंड थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है? वी कैन गिव IV RTPA, recombinant tissue plasminogen activator. It increases risk of hemorrhagic transformation of cerebral infarct, but if given within 4.5 hours, ये cut off value हो onset of symptom in careful selected patient, it has a good outcome. पर इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, लाइक ब्लीडिंग रिस्क, रिसेंट हेमरेज और एंटीकोएगुलेशन थेरेपी है, उसमें नहीं दे सकते। और अगर मोर देन 4.5 है तो नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा अदर देन थ्रोम्बोलाइसिस बाय RTPA, वी कैन डू थ्रोम्बेक्टमी। वी कैन रिमूव दैट क्लॉट मैकेनिकली। ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी चांसेस। ठीक है। उसके अलावा अपन पेशेंट को एस्पिरिन पे रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी गिव 300 mg डेली, है ना। अगर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेना, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो ही देना है। एंड अनलेस RTPA इज़ गिवन, इन दैट केस वेट फॉर 24 आवर। अगर RTPA रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे रहे हैं तो एस्पिरिन 24 आवर के बाद ही देना है। ठीक है। एस्पिरिन हेल्प इन रीअकरेंस, जो अर्ली रिकरेंस होता है ना, उसको कम करता है एंड लॉन्ग टर्म आउटकम बेटर करता है। देन वी कैन गिव हेपेरिन विच इज़ एन एंटीकोएगुलेंट। इट ऑल्सो डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड वीरेंस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है। सो लेकिन लाइक हेमरेजिक, जिनमें हेमरेज के चांसेस होते हैं ना, उनको हेपेरिन नहीं दे सकते। देन वी कैन डू कोएगुलेशन अबनॉर्मेलिटी के लिए हम इंट्रासेरेब्रल हेमरेज वारफरिन थेरेपी दे सकते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक इस्कीमिक इवेंट है, लॉन्ग टर्म एंटीप्लेटलेट या स्टैटिन टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, आर्टरियल फिब्रिलेशन है तो ओरल एंटीकोएगुलेंट एंड वारफरिन। ठीक है। न्यूरल ओरल एंटीकोएगुलेंट डैबिगेट्रन, रिवारोक्सन, एम्फिक्सन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क ऑफ फर्दर स्ट्रोक 5 to 10% फर्स्ट वीक ऑफ स्ट्रोक और ट्रांसइस्केमिक अटैक 15% फर्स्ट ईयर एंड 5% पर ईयर आफ्टरवर्ड। So risk of recurrence of both ischemic and hemorrhagic stroke reduced by BP reduction. कुछ सर्जरी देखते हैं लाइक कैरोटिड इंडार्डेक्टमी टू रिमूव कैरोटिड स्टेनोसिस। ठीक है। कैरोटिड एंजियोप्लास्टी, अनयूजुअल क्योंकि आर्टेरियल डिसेक्शन है तो कैरोटिड डिसेक्शन, वर्टेब्रल आर्टरी डिसेक्शन, तो हिस्ट्री ऑफ माइनरी इंजरी एंड पेस्ट नेक पेन, एंटीप्लेटलेट, एंटीकोगुलेशन। Then we can do surgical decompression to decrease intracerebral pressure. Patient with cerebral hematoma or infarct with mass defect, it can develop obstructive hydrocephalus. Those hematoma and infarct goes and percolate in the ventricles and it will reduce the flow of CSF, absorption or flow of CSF. So that will result
hydrocephalus, so we can do ventricular drainage or decompression surgery. Patient with large hematoma or infarction with massive edema in cerebral hemisphere, we can give anti-edema agent like mannitol or artificial ventilation. फिर क्या है कि strategies for secondary prevention. So what are the strategies for secondary prevention? So there is we can lower the BP, है ना. We can give statins like simvastatin patient on warfarin or digoxin. We can give warfarin plus aspirin in patient who are in prostatic heart valves, aspirin plus clopidogrel in unstable angina or patient whose temperature risk recurrence like carotid stenosis, patient whose temperature risk of recurrence is there like carotid stenosis. सो यहाँ तक ख़त्म करते हैं. अब दो टॉपिक रह गए हैं, एक तो subarachnoid hemorrhage एंड देन cerebral venous disease. वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एंड दैट विल बी द एंड.